वर्ल्ड फिलॉसफी डे यानी आलमी यौम फ़लसफ़ा हर साल नवंबर के तीसरे जुमेरात को यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे यूनेस्को के तहत मनाया जाता है ताकि फ़लसफ़ा की अहमियत को उजागर किया जाए। तो आखिर ये फ़लसफ़ा क्या है? तो ये वो सवाल है जिसको सुनते या पढ़ते ही आम इंसान को एक झुरझुरी सी तारी हो जाती है और वो ये समझता है ये पता नहीं कौन सी बला का नाम है। अक्सर फ़लसफ़े के बारे में ये गलत फहमियाँ जो हैं वो तसव्वुर की जाती हैं कि हर बंदा फ़लसफ़ा समझ ही नहीं सकता। हालांकि फ़लसफ़ा तो बुनियादी तौर पर इंसान के सवालात से जुड़ा हुआ है। मसलन इंसान क्या है, उसका ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, इंसान जहाँ रहता है इस कायनात में, ये कायनात कैसे बनी है, ये कायनात कैसे वजूद में आई है, इस कायनात में नेकी क्या है, बदी क्या है, खैर क्या है, शर क्या है, खुदा है या नहीं है, अगर खुदा है तो वो उसकी नौइयत क्या है, क्या वो वजूद रखता है। तो ये वो सवालात हैं जो फ़लसफ़े से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह फ़लसफ़ा तो हमें अपने ख़यालात को जांचने, अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझने और एक ऐसा नुक्ता नज़र बनाने का मौका फ़राहम करता है जिसमें वुसअत हो, जिसमें बर्दाश्त हो और जिसमें इल्म की जुस्तजू हो। दूसरा, इसके बारे में ये बड़ी गलत फहमी है कि जी फ़लसफ़े का अपनी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं। हालांकि जितने भी उलूम आज हम हासिल करते हैं उनका ताल्लुक चाहे नेचुरल साइंसेस से हो या सोशल साइंसेस से हो, मसलन फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, सियासत यानी इल्म सियासियात, रियाजियात है यानी मैथमेटिक्स, और इस तरह के जितने भी और अहम मजमून है, ये सब इसी फ़लसफ़ा से निकले हैं। इसी तरह जो तीसरी बड़ी गलत फहमी है वो ये है कि जी जब फ़लसफ़ा पढ़ने से इंसान खुदा का मुनकर हो जाता है। अगरचे फ़लसफ़े का एक बहुत बड़ा मौजू खुदा और इलाहियात से मुतल्लिक है, लेकिन इसमें बाकायदा मुनज़्ज़म असूल और मंतकी इस्तदलाल इस्तेमाल होता है जिनकी बुनियादों पर इन मौज़ूआत का फ़लसफ़ियाना या तज्ज़ियाती मुताला किया जाता है। इसलिए जो फ़लसफ़ी होता है वो दानाई की तलाश में होता है। वो अक्सर अपने आप से ये सवाल करता है कि इस ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस ज़िंदगी में जो हम खुशी हासिल करते हैं तो असल खुशी क्या है, इस दुनिया में नेकी क्या है, बदी क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये वो सवालात हैं जो इंसान जब खुद से करता है तो इसका ताल्लुक फ़लसफ़े की शाख इखलाकियात यानी एथिक्स से होता है। तो इन सब इखलाकी इक़दार को तलाश करने से पहले फ़लसफ़ी अपने आप से ये सवाल करता है कि आखिर इंसान क्या है। इस तरह वो गौर करते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है और ये हकीकत असल है क्या, जिसके लिए वो इस कायनात के दाखिली और खारजी अमूर यानी इनर या आउटर मैटर को जो है वो मुताला करते हैं, यानी इलाहियात का मुताला करते हैं, थियोलॉजी का मुताला करते हैं। इन सवालात का ताल्लुक फ़लसफ़े की उस शाख माबादुत तबीयात यानी मेटाफिज़िक्स से है। तो इसी तरह हकीकत क्या है, अपनी ज़ात क्या है और इस हकीकत के मुतालिक कैसे इल्म हासिल किया जा सकता है, और अगरचे इल्म है, अगर इल्म है तो उसके ज़राए क्या हैं और हकीकी इल्म और राय में क्या फ़र्क है। तो ये वो सवालात हैं जिनका ताल्लुक फ़लसफ़े की शाख एपिस्टेमोलॉजी यानी इल्मियात से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये वो ऐसे सवालात हैं जो हर दौर में यानी कदीम ज़माने से लेकर जदीद ज़माने तक इनमें गौर व फिक्र किया जा रहा है। इस हवाले से जो अफलातून की किताब द रिपब्लिक है, जिसमें वो नज़रिया इमसाल यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स देता है, वो पेश करते हुए कहता है कि ये दुनिया हकीकी नहीं है, बल्कि असल दुनिया इस हकीकत का एक अक्स है जिसमें अच्छाई या खूबसूरती जो है वो जो उस मिसल है जो हमें अक्स मिलता है उसकी वजह से है, और हम मोहब्बत से उस अक्स का मुशाहदा कर सकते हैं। अफलातून के शागिर्द अरस्तू ने अपनी किताब मेटाफिज़िक्स में ये नज़रिया दिया कि इस दुनिया में जितनी भी अशियाँ हैं वो मादे और फॉर्म्स यानी जो इमसाल की दुनिया का अक्स है उन दोनों पर मुश्तमिल है, और उसमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को हम इस तरह देख सकते हैं कि जब हम उसमें कोई तब्दीली करते हैं कि आया वो दुरुस्त शक्ल में या दुरुस्त हैयत में आती हैं। अरस्तू अपनी किताब द निको मैकेनिक एथिक्स में अपनी इस किताब द मेटाफिज़िक्स का इंसानी ज़िंदगी पर इतलाक़ करते हुए कहता है कि इंसानियत की काबिलियत का जो अंदाज़ा है हम इस तरह लगा सकते हैं कि इंसान किस कदर गौर व फिक्र में मगन रहता है। इसी तरह इमैनुअल कांट ने अपनी किताब द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में कहा कि इस दुनिया को जानने का जो इन्हिसार है वो किसी हद तक हमारे दिमाग पर भी है। कांट का कहना है कि ये दुनिया इटसेल्फ क्या है हम इसका ज़ाती तौर पर मुताला या मुशाहिदा नहीं कर सकते। इसके ख्याल को हेगल ने अपनी किताब द फेमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में बड़े अच्छे तरीके से रद्द किया है। इसी तरह जो दीगर फ़लसफ़ी हैं उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस सवाल के जवाब में वक्फ कर दी कि क्या मेरा वजूद है
اگر میرا وجود ہے تو کیا وہ صرف ایک جسم کا ڈھانچہ ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ تو ڈیکارٹ نے اپنی کتاب دی میڈیٹیشنز آف فرسٹ فلسفی میں دماغ اور جسم کے باہمی تعلق پر بہت زیادہ کام کیا، اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو یہاں سے اس نے ایک ثنویت یعنی ڈوئلزم کا نظریہ پیش کیا۔ تو اس تصور کو گلبرٹ رائل نے اپنی کتاب دی کنسیپٹ آف مائنڈ میں بھرپور طریقے سے چیلنج کیا ہے۔ اس لیے جو فلسفے کا مطالعہ ہے وہ مباحث کو جنم دیتا ہے جس کے ذریعے ہم انسانی زندگی کی بہتر تفہیم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ فریڈرک نیٹشے نے کہا کہ ہم کیوں کر جیتے ہیں کہ اگر خدا کا وجود نہیں ہے اور ہر چیز بے معنی ہے۔ اس کے برعکس سورین کرکیگارڈ نے اپنی کتاب دی سکنس انٹو ڈیتھ میں انسان کی مایوسی کا واحد حل یہ بتایا ہے کہ وہ خدا کی ذات پر یقین رکھے، جسے وہ دی لیپ آف فیتھ کہتا ہے۔ اسی طرح مغربی فلسفے کے بانی سقراط نے بھی یہ کہا ہے کہ دی ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، یعنی ایک غیر تجزیہ شدہ جو زندگی ہے وہ جینے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی زندگی جس میں خود پر غور و فکر، تنقیدی سوچ اور خود شناسی کی صلاحیت پیدا نہ ہو تو وہ زندگی بے وقت ہے، بے معنی ہے۔ فلسفہ وہ روشنی کی مثل ہے جو انسان کو شعور بیدار کرتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکے، اور ترقی کی نئی راہیں جو ہے وہ علم فلسفہ سے کھلتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں علم فلسفہ جو ہے وہ یتیمی کا شکار ہے۔ علمی مباحثوں کو بہت زیادہ طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان نسل میں تنقیدی سوچ اور خود شناسی جیسی صلاحیتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ علم فلسفہ میں جو تنقید ہے وہ ایک مثبت تعمیری عمل ہے، جبکہ جو تنقیص ہے وہ دوسروں کی خامیوں کو نمایاں کرنے کا ایک منفی رویہ ہے۔ تو آج کے نوجوان تنقید کی بجائے تنقیص کی طرف زیادہ رجحان دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اصلاح کی بجائے انتشار کا خدشہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہ بات بھی قابل تحسین ہے کہ کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنی جدوجہد سے علم فلسفہ کو اپنی کوششوں کے ذریعے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان ایسے چراغوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور علم فلسفے کو اپنانا چاہیے، کیونکہ فلسفہ کو اپنانے سے نہ صرف ہماری ذہنی صلاحیت بڑھے گی بلکہ ہم معاشرتی، معاشی، اخلاقی اور سیاسی جیسے دیگر مسائل کا جو ہے وہ بغور تجزیہ کر سکتے ہیں اور کسی بہتر نتائج پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ علم ہمیں برداشت، انسانیت اور تنقیدی سوچ سکھاتا ہے، جو کہ ایک بہتر اور انصاف پسند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو علم فلسفہ پڑھنے والوں پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ فلسفہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن کیا آپ کو ایک اچھا روزگار مل جائے گا یا آپ بھوکے مریں گے؟ تو فلسفہ پڑھنے والوں پہ جو یہ اعتراض ہے یہ صرف ایک سطحی خیال کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ اعتراض صرف اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب علم فلسفہ کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ علم فلسفہ صرف خیالات کا علم نہیں ہے، بلکہ علم فلسفہ تمام مسائل کا حل اور زندگی کے لیے ایک بہترین رہنما ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں روزگار کے بھی بہت زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ مثلاً تحقیق ہے، تدریس ہے، تعلیم ہے، صحافت ہے، قانون ہے، پالیسی سازی ہے، اور اس طرح سوشل ورک کے جتنے بھی ادارے ہیں آپ اس میں ورک کر کے ایک اچھا اور مستقبل بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے علم فلسفہ پڑھنے والوں کے لیے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر آپ محنت کریں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، علم فلسفہ پڑھتے ہوئے بھی ایک اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں، آپ کا مستقبل روشن ہے۔